जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दिनांक है 14 नवंबर और चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज एनालिसिस। आज हम जानेंगे क्या है हमारे में यूपीएससी पर्सपेक्टिव से मुख्य खबरें। सबसे पहले देखेंगे हम आज यहाँ पर 4-5 आर्टिकल है जिनको हम कवर करेंगे। पहले हम देखेंगे बाली में परवान चढ़ी भारतीय कूटनीति G20 के बारे में हम जानेंगे। G20 क्या है, G20 के बारे में जो भी यहाँ पर G20 समूह सदस्य परिचय के बारे में हम कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं और इसके जुड़े देशों को। इंडोनेशिया आइलैंड है, इंडोनेशिया के आइलैंड को भी हम इसमें यहाँ पर आज उनके मैप में हम इसको मैप स्टडी में इसको कवर करेंगे। ये हमारा रहेगा इसमें। सेकंड आर्टिकल में हम देखेंगे कॉलेजियम व्यवस्था और एनजेसी के बारे में। यहाँ पर कॉलेजियम और एनजेसी यहाँ पर बहुत चर्चा में रह रहे हैं, तो इस क्वेश्चन बनने की संभावना है कि हम इनको आज फिर से कवर करने की जो हमने पहले वीडियो में कर रखा है। और इसमें हम आज फिर से थोड़ा सा और इसमें के बारे में देखेंगे क्या यहाँ पर बात हुई है। बाद आर्टिकल में हम देखेंगे ईस्ट जो है हमारा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जो है एशिया जो यहाँ पर सम्मेलन चल रहा है, तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या है ईस्ट एशिया सम्मेलन, क्या है इसके बारे में, मतलब जो कुछ यहाँ पर इसके बारे में हम वो देखेंगे। यहाँ पर इसकी जो कंट्रीज है कौन कौन सी कंट्रीज में शामिल है और विशेषताएं क्या है, शिखर सम्मेलन का महत्व क्या है, यहाँ पर भूमिका वगैरह इसको हम देखेंगे यहाँ पर। इसमें इससे पहले हुए 16वें शिखर सम्मेलन उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। जो 16वां था अभी 17वां चल रहा है और ये है 16वां, तो हम देखेंगे थोड़ा यहाँ पर। बाद हम यहाँ पर जानेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होते हैं, पश्चिमी विक्षोभ, इनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट सारे चीज़ों को यहाँ पर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट क्या, ये आपके पूरा कोर्स है, जो सब्जेक्ट है पूरा यहाँ पर, तो PS3 में आपके पूरा कवर करता है यहाँ पर ये, तो इसको भी ये जरूरी हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से। हमारा पहला आर्टिकल है बाली में परवान चढ़ेगी भारतीय कूटनीति। इसको हम थोड़ा पढ़ते हैं इसमें क्या बताया गया है न्यूज़ में, उसके बाद हम हमारे जो बातें हैं उन पर चलेंगे। यहाँ पर इंडोनेशिया के बाली में जो भारतीय कूटनीति परवान चढ़ेगी, मौका होगा दुनिया के दिग्गज 20 देशों के समूह G20 के शिखर सम्मेलन का। और हाल ही में G20 को लेकर हमारे देश में जो लोगो है उसको लेकर भी यहाँ पर बहस हो रही है, हम उस पर चर्चा में वो भी यहाँ पर इसको पढ़ना जरूरी हो जाता है। बहुपक्षीय व द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी क्योंकि G20 शिखर जो संगठन है अगला मुखिया भारत है, तो यहाँ पर इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगली बैठक यहाँ पर सितंबर 2023 में होगी, यहाँ पर दिल्ली में होने वाली है। शिखर सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध और चीन से तनाव जैसे मुद्दे छाए रहने का आसार है। पीएम मोदी 14 से 16 तक बाली में रहेंगे, यहाँ पर इसके बारे में कुछ बातें सम्मेलन में छाए रह सकते रूस यूक्रेन युद्ध और चीन से तनाव जैसे मुद्दे। यहाँ पर खाद्य और ऊर्जा संकट, स्वास्थ्य और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात होगी, यहाँ पर खाद्य और ऊर्जा संकट के बारे में। और विश्व की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं G20 देश। यहाँ पर G20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था का एक अंतर सरकारी मंच है। आप देखें तो अर्जेंटीना है, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरेबिया, यहाँ पर सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है G20 में। यहाँ पर 19 देश है और एक संघ है, यहाँ पर इन सबको मिलाकर G20 हो जाता है, ये ग्रुप ऑफ 20। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85% और जो प्रतिशत है, उसके बाद वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। इंडोनेशिया G20 का वर्तमान अध्यक्ष है। भारत 1 दिसंबर से औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा, तो यानी कि 1 दिसंबर को आने वाले पर औपचारिक रूप से भारत यहाँ पर अध्यक्षता ग्रहण कर लेगा। तो हम जानते हैं G20 के बारे में पूरा भारत के परिप्रेक्ष्य में और इसके जुड़ी हुई और बातों के बारे में। यहाँ पर देखते हैं हम G20 समूह का परिचय। यह 19 देशों और यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह है जिसकी स्थापना वर्ष 1999 यानी 1999 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ हुई थी। और G20 की जब आप यहाँ पर देखें तो सदस्य देशों में हमने देखा अभी यहाँ पर इनको, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो नाइजीरिया इसका 20वां सदस्य सदस्य बनने वाला था, लेकिन उस समय की राजनीति समस्याओं के कारण अंतिम समय में उसे इस विचार को त्यागना पड़ा। तो G20 समूह है दोस्तों, यहाँ पर G20 उसमें समूह विश्व की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल है जो दुनिया की आबादी का लगभग 2/3 हिस्सा है। G20 कार्यप्रणाली महत्वपूर्ण है, तो इसलिए G20 का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। यहाँ पर ये जानना महत्वपूर्ण है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं और पूछते हैं यहाँ पर कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका जो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर जो समूह है ग्रुप से उनका हेडक्वार्टर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। और प्रत्येक वर्ष समूह की मेजबानी करने वाले या अध्यक्षता करने वाले देशों के बीच रोटेट होता है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर जो अध्यक्षता करता है उसी के वहां पर होता है एक तरीके से देखा जाए तो। सदस्यों को 5 समूह बांटा गया है, यहाँ पर देखिए आप तो रूस और दक्षिण अफ्रीका तुर्की के साथ, भारत समूह 2 में है। यानी
भारत का जो समूह है उसमें रूस है, दक्षिण अफ्रीका है और तुर्की के साथ यहाँ पर ये भारत दूसरे समूह में इसको है। G20 एजेंडे ने जो भी वित्त मंत्रियों और केंद्रीय राज्यपालों के मार्गदर्शन पर बहुत अधिक निर्भर करता है को शेरपा निर्धारित प्रणाली द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है। G20 नेताओं के विशेष दूत होते हैं। यहाँ पर वर्तमान में देखा जाए तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो भारत के मौजूदा G20 शेरपा है। ये हमारे जुलाई की बात थी जब हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री यहाँ पर G20 के शेरपा थे। G20 की एक अन्य विशेषता यहाँ पर ट्रोइका बैठकें हैं। पिछले वर्ष, वर्तमान वर्ष और अगले वर्ष G20 की अध्यक्षता जो करने वाले देश शामिल होते हैं। वर्तमान में ट्रोइका में इटली, इंडोनेशिया और भारत है, क्योंकि इटली ने पिछली बार किया था, अभी इंडोनेशिया कर रहा है और अगले साल भारत, अब यहाँ पर भारत करने वाला है, इसलिए यहाँ पर ये इन तीनों को ट्रोइका बोलते हैं, इन तीनों की बैठकों को। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कंट्री कनाडा, यूएस, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके, यहाँ पर रशिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यहाँ पर ये सब शामिल है। और जो आपका यहाँ पर यूरोपीय यूनियन इसमें आते हैं। G20 का विकास कैसे हुआ इसको देखा जाए तो यहाँ पर वैश्विक वित्तीय संकट 2007-8 के बाद यहाँ पर ने प्रमुख संकट प्रबंधन और समन्वय निकाय के रूप में G20 की प्रतिष्ठा को यहाँ पर मजबूत किया है। यहाँ पर अमेरिका, जिसने 2008 में G20 की अध्यक्षता की थी, ने वित्त मंत्रियों और केंद्रीय जो बैंक है कि गवर्नरों की बैठक को राष्ट्राध्यक्षों तक बढ़ा दिया। के परिणाम स्वरूप पहला G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी, लंदन और पिट्सबर्ग में आयोजित शिखर सम्मेलनों ने कुछ सबसे टिकाऊ और वैश्विक सुधार हेतु परिदृश्य तैयार किया था। यहाँ पर जो G20 दोस्तों, यहाँ पर जलवायु परिवर्तन, नौकरियों और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों, असमानता, कृषि, प्रवास, भ्रष्टाचार, आतंकवाद के वित्त पोषण, मादक पदार्थों की तस्करी, खाद्य सुरक्षा एवं पोषण, यहाँ पर विघटनकारी प्रौद्योगिकियों जैसे मुद्दों को शामिल करने तथा सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने एजेंडे को विस्तृत कर खुद को फिर से स्थापित किया है। यहाँ पर अक्टूबर 2020 में देखा जाए तो यहाँ पर रियाद में शिखर सम्मेलन में उन्होंने 4 स्तंभों, महामारी से लड़ना, वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवधानों को संबोधित करने और वैश्विक सहयोग बढ़ाने को प्राथमिकता यहाँ पर दी थी। 4 स्तंभ कौन से थे? महामारी से लड़ना हुआ, वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो व्यवधान है और वैश्विक सहयोग को बढ़ाने के यहाँ पर इनमें 4 प्राथमिकताएं दी थी। यहाँ पर देखा जाए तो G20 की अध्यक्षता के लिए भारत की तैयारी कैसी है, तो भारत ने G20 के संस्थापक सदस्य के रूप में दुनिया भर में सबसे कमजोर लोगों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए इस मंच का उपयोग किया है। लेकिन बेरोजगारी दर में वृद्धि और गरीबी के कारण इसके लिए प्रभावी ढंग से नेतृत्व करना मुश्किल है। समवर्ती रूप से जो है भारत फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सफलता को लेकर भारत की नेतृत्वकारी भूमिका अक्षय ऊर्जा में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने की दिशा में संसाधन जुटाने में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में विश्व स्तर पर प्रशंसित है। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत, यहाँ पर आपको पता ही होगा, पहल के दृष्टिकोण से वैश्विक प्रतिमान में नए भारत के लिए एक परिवर्तनकारी भूमिका की उम्मीद है, जो कोविड-19 महामारी के बाद विश्व अर्थव्यवस्था और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के एक महत्वपूर्ण व विश्वसनीय स्तंभ के रूप में उभरेगा। आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन का भारत का प्रयास, जिसमें अन्य देशों के अलावा G20 देशों में से भी 9 देश शामिल हैं, वैश्विक विकास प्रक्रिया में नेतृत्व के लिए आयाम प्रदान करता है। यहाँ पर कुछ अध्यक्षता के लिए भारत की तैयारी थी कि प्रयत्न किस प्रकार यहाँ पर इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत देखते हैं G20 की समक्ष चुनौतियाँ क्या क्या है। यहाँ पर सबसे पहले तो वैश्विक में देखें तो हितों का ध्रुवीकरण हो रहा है, क्योंकि नवंबर 2022 में होने वाले G20 जो भी चल रहा है, सम्मेलन में रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था। उसमें यहाँ पर समस्या थी कि अमेरिका पहले ही रूसी राष्ट्रपति को आमंत्रित करने की मांग जो है ना करने की मांग कर चुका था, और जो अन्यथा अमेरिका और यूरोपीय देश उनके अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे, ऐसा यहाँ पर हुआ था। हालांकि अभी रूसी राष्ट्रपति जो यहाँ पर शायद इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, और चीन की जो रणनीतिक गति है यहाँ पर नाटो के विस्तार, जॉर्जिया एवं क्रीमिया में रूस की क्षेत्रीय आक्रामकता, और अब 2022 में जो है रूस यूक्रेन संघर्ष ने वैश्विक प्राथमिकताओं को बदल दिया है। तो देखा जाए यहाँ पर तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त की समस्या आ रही है कि हाल ही में IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार वर्ष 2021 में औसत उभरते बाजार और मध्यम आय वाले देश का ऋण से GDP अनुपात लगभग 60% यहाँ पर होगा। यानी कि जो डेप्ट GDP रेशियो 60% होगा, और डेप्ट GDP रेशियो ज़्यादा ज़्यादा होने से यहाँ पर देश की जो अर्थव्यवस्था डूबने के बहुत चांस होते हैं।
समष्टि आर्थिक नीति देखा जाए यहाँ पर, तो युद्ध की वजह से जो आपूर्ति की कमी ने विशेष रूप से ऊर्जा और कृषि क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की दबाव को बढ़ा दिया है। वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य सामग्री में देखा जाए तो आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक अपर्याप्त पहुंच के कारण महामारी से उबरना काफी हद तक कठिन रहा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था देखा जाए यहाँ पर, तो रूस यूक्रेन युद्ध ने क्रिप्टो करेंसियों के अवैध उपयोग और तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताओं को फिर से जन्म दिया है। भारत के लिए चुनौती क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्रुवीगत अंतर्राष्ट्रीय सदस्य देशों के साथ कुशलतापूर्वक जो यहाँ पर अगले नवंबर में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन की मेजबानी के साथ उत्पन्न होगी यहाँ पर समस्या। नीति आयोग के पूर्व सीईओ यहाँ पर अमिताभ कांत को G20 शेरपा और पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला को G20 का समन्वयक नियुक्त किया गया है। सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में 100 तैयारी बैठकें आयोजित करने की योजना बनाई है। इस कारण भारत के पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष को देखते हुए जम्मू कश्मीर में G20 शिखर सम्मेलन का मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी या नहीं, इस पर विवाद उत्पन्न हो गया था। हालांकि भारत के लिए बड़ी चुनौती G20 के विचार की रक्षा के संदर्भ में इंडोनेशिया की सहायता और भू राजनीतिक मतभेद के कारण इसे विखंडन से बचाने की होगी, जहां एक ही कमरे में एक साथ बैठकर नेता एक दूसरे की बात सुनने से कतराते हैं। यहाँ पर ये कुछ समस्या होगी भारत के सामने। आगे की राह में देखा जाए तो यहाँ पर G20 को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे IMF, OECD, WHO, विश्व बैंक, WTO के साथ साझेदारी को मजबूत करना चाहिए और उन्हें प्रगति की निगरानी का कार्य सौंपना चाहिए। सभी सदस्य देशों के लाभ के लिए व्यक्तिगत हितों पर वैश्विक सहयोग के प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यूक्रेन रूस संघर्ष और रूस में जो पश्चिमी के बीच मतभेद जैसे मुद्दों को हल करने के लिए संवाद तथा कूटनीति का उपयोग किया जाना चाहिए। सभी सदस्य देशों के लिए लाभ के लिए यहाँ पर व्यक्तिगत हितों पर वैश्विक सहयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत को आक्रामक व्यापार बाधाओं, प्रतिबंधों, अंतर्देशीय संघर्षों और वैश्विक शांति एवं सहयोग की वकालत जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में G20 शिखर सम्मेलन 2023 का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये यहाँ पर हम कुछ आगे यहाँ पर कर सकते हैं। ये था हमारा G20। अब यहाँ पर हम देखते हैं G20 जो हमने इंडोनेशिया आया, तो हम इंडोनेशिया के बारे में यहाँ पर देखते हैं मैप में कि इंडोनेशिया में कौन कौन से आइलैंड यहाँ पर मेन हो जाते हैं। तो ये इंडोनेशिया का मैप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर 5 आइलैंड हो जाते हैं मुख्य रूप से, उसके अलावा भी है यहाँ छोटे आइलैंड। यहाँ पर ये 5 यहाँ पर ये मुख्य हैं जिनको आप देख सकते हैं। यहाँ पर सुमात्रा आप देख सकते हैं, जावा यहाँ पर इंडोनेशिया में आता है, जो बोर्नेई और सुलावेसी और वेस्ट पपुआ, ये यहाँ पर 5 मुख्य आइलैंड है इसके। सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी और वेस्ट पपुआ। ये था इंडोनेशिया का कुछ मैप। तो हम देखते हैं इसका यहाँ पर, आप देख रहे होंगे फिजिकल मैप में, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंडोनेशिया। सुमात्रा है आपका, ये जावा है या बोर्नियो है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखें तो ये छोटे मोटे ये छोटे आइलैंड यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। ये तो देख रहे हैं आप यहाँ पर कोमोडो जैसे लिखा हुआ है, मदुरो यहाँ पर, ये पपुआ आप देख सकते हैं जो हमने देखा है, ये बड़े बड़े आइलैंड है यहाँ के। इसके अलावा भी छोटे आइलैंड यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर इंडोनेशिया की राजधानी आपको यहाँ पर दिख रही होगी, जकार्ता। यहाँ पर उच्च न्यायालय में न्यायपालिका में जजों की जो नियुक्ति को लेकर सब कुछ ठीक नहीं है। कोलेजियम व्यवस्था को ठीक तो मानते हैं, लेकिन उसमें पारदर्शिता की कमी को भी स्वीकारते हैं। कोलेजियम व्यवस्था में सुधार की जरूरत है और इसकी जिम्मेदारी न्यायपालिका की है। कुछ विशेषज्ञ राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो NJC है, कानून फिर लाने की भी बात करते हैं। न्यायपालिका यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोलेजियम व्यवस्था लागू है। प्रधान न्यायाधीशों और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों का कोलेजियम नियुक्ति की सिफारिश करता है और उस पर सरकार नियुक्तियां करती है। कई बार सरकार भेजे गए नाम पर सवाल उठाते हुए मामला पुनर्विचार के लिए भेज देती है, लेकिन जब कोलेजियम सिफारिश दोहराता है तो कई बार सरकार मामले को लंबे समय तक दबाकर बैठ जाती है, क्योंकि इसकी समय सीमा तय नहीं है। यह व्यवहार बताता है कि सरकार कोलेजियम व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। पारदर्शिता की कमी के है यहाँ पर, और नाकाबिल को भी चयनित करने के आरोप लगते हैं। पारदर्शिता समस्या है सबसे बड़ी। उम्मीदवार की जानकारी सार्वजनिक होना है, क्योंकि इससे उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंच सकती है। अगर ये सार्वजनिक हो जाए कि फला उम्मीदवार आया था और उसे इसका ड्रॉप दिया गया, तो बहुत अच्छे अच्छे वकीलों और जिला जजों आदि की प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। लेकिन संतुलन बनाना होगा जिससे उम्मीदवार की प्रतिष्ठा भी प्रभावित ना हो और किसी को क्यों चुना गया उसका कारण भी यहाँ पर सार्वजनिक हो। 4-5 मानक तय करके बताया जाना चाहिए कि इसे क्यों चुना गया है। तो यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर बातें सामने आई है। सबसे पहले हम जानते हैं कोलेजियम के बारे में। यह संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के
निर्णयों के माध्यम से विकसित न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है। सर्वोच्च न्यायालय की कोलेजियम की अध्यक्षता सीजेआई द्वारा की जाती है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय की 4 अन्य जो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं और एक उच्च न्यायालय की कोलेजियम का नेतृत्व उसके न्यायाधीश और न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। ये रहता है कुछ कोलेजियम जिसके बारे में हम यहाँ पर बात की। अब हम इसके बारे में और जानते हैं, भारत में चर्चा जो है परिचय देखते हैं और यहाँ पर इसके बारे में और कुछ जानते हैं। यहाँ पर हमने अभी देखा वही कि यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है, यानी कि उनका नियुक्ति भी करना और उनके स्थानांतरण में भी इसी का यहाँ पर यूज होता है, जो संसद की किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। कोलेजियम प्रणाली का विकास देखा जाए तो प्रथम जो है यहाँ पर न्यायाधीश मामला 1981 में हुआ था। यह निर्धारित किया कि न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश जो सीजेआई के सुझाव की प्रधानता को ठोस कारणों के चलते अस्वीकार किया जा सकता है। निर्णय ने अगले 12 वर्षों के लिए न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित कर दी है। फिर दूसरा न्यायाधीश मामला सामने आया है में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट करते हुए कोलेजियम प्रणाली की शुरुआत की कि परामर्श का अर्थ वास्तव में सहमति है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यह सीजेआई की व्यक्तिगत राय नहीं होगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी। यहाँ पर तीसरा मामला सामने आता है इसी पर 1998 में, और यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा जारी एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अनुच्छेद 143 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय निकाय के रूप में कोलेजियम का विस्तार किया। में सीजेआई और उसके जो उनके 4 वरिष्ठतम सहयोगी यहाँ पर शामिल होंगे, ऐसा इसमें कहा गया। कोलेजियम प्रणाली का प्रमुख कौन होता है, तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के कोलेजियम की अध्यक्षता सीजेआई द्वारा की जाती है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। और उच्च न्यायालय में यहाँ पर यहाँ का जो उच्च न्यायालय रहता है हाई कोर्ट, उसके यहाँ पर जो न्यायाधीश होते हैं और उसी प्रकार यहाँ पर उनके 4 अन्य वरिष्ठतम सहयोगी इसमें शामिल होते हैं न्यायाधीश। न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है और इस प्रक्रिया में सरकार की भूमिका कोलेजियम द्वारा नाम तय किए जाने के बाद की प्रक्रिया में ही होती है। यानी कि जो उम्मीदवार है या जो भी न्यायाधीशों का यहाँ पर नियुक्ति की जा रही है उसमें उनको तय करने में या फिर उनको यहाँ पर सिलेक्ट करने में सरकार की भूमिका नहीं होती है, उनको यहाँ पर जो है नियुक्त करने में सरकार की भूमिका होती है। विभिन्न न्यायिक नियुक्तियों के लिए निर्धारित प्रक्रिया क्या है, भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के लिए यहाँ पर सीजेआई और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगले सीजेआई के संदर्भ में निवर्तमान सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करता है। हालांकि वर्ष 1970 या 1970 के दशक के अतिलंघन विवाद के बाद से व्यवहारिक रूप से इसके लिए वरिष्ठता के आधार पर का पालन किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए यहाँ पर देखा जाए तो अन्य न्यायाधीशों के लिए नामों के चयन का प्रस्ताव सीजेआई द्वारा किया जाता है। सीजेआई यहाँ पर कोलेजियम के बाकी सदस्यों के साथ साथ जो उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों से भी परामर्श करता है, जिससे न्यायाधीश पद के लिए अनुशंसित व्यक्ति संबंधित होता है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत परामर्शदाताओं को लिखित रूप में अपनी राय दर्ज करानी होती है और इसे फाइल का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इसके पश्चात कोलेजियम केंद्रीय जो कानून मंत्री है को अपनी सिफारिश भेजता है, के माध्यम से इसे राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री को भेजा जाता है। न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए यहाँ पर देखा जाए क्या होता है, तो यहाँ पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इस आधार पर की जाती है कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य से न होकर किसी अन्य राज्य से होगा। यानी जिस भी हाई कोर्ट में उस व्यक्ति की जो जज की नियुक्ति होगी यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के तौर पर, वह उस राज्य का नहीं होना चाहिए, वह दूसरे राज्य का हो सकता है। यद्यपि चयन का निर्णय जो है यहाँ पर कोलेजियम द्वारा ही लिया जाता है। उच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की सिफारिश सीजेआई और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाले कोलेजियम द्वारा की जाती है। हालांकि के लिए जो प्रस्ताव को संबंधित उच्च न्यायालय के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने 2 वरिष्ठतम सहयोगी से परामर्श के बाद पेश किया जाता है। तो यह सिफारिश है मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, तो इस प्रस्ताव को केंद्रीय कानून मंत्री को भेजने के लिए राज्यपाल को सलाह देता है। जो हमने देखा ऊपर सुप्रीम कोर्ट के केस में यहाँ पर ये कानून मंत्री को भेज जाता है और जो स्टेट का केस है उसके अंदर ये मुख्यमंत्री को भेज जाता है, मुख्यमंत्री से यहाँ पर फिर ये राज्यपाल द्वारा कानून मंत्री को। यहाँ पर प्रमुख मुद्दे क्या है कोलेजियम प्रणाली से संबंधित मुद्दे, उनको हम एक बार सिर्फ देख लेते हैं। तो कार्यपालिका का बहिष्कार यहाँ पर ऐसा देखा जाता है, न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया से कार्यपालिका के पूर्ण बहिष्कार ने एक ऐसी प्रणाली का निर्माण किया है जहाँ कुछ न्यायाधीश पूर्ण गोपनीय तरीके से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।
बाद पक्षपात और भाई भतीजावाद की संभावना यहाँ पर दिखती है, क्योंकि कॉलेजियम प्रणाली सीजीआई पद के उम्मीदवार के परीक्षण हेतु कोई विशिष्ट मानदंड जो है यहाँ पर नहीं है, और जिसके कारण यह पक्षपात एवं भाई भतीजावाद यानी फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म की व्यापक संभावना की ओर ले जाती है। नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत के विरुद्ध है। प्रणाली में जो है नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस का उल्लंघन होता है, क्योंकि भारत में जो व्यवस्था के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की तो अंशतः स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, लेकिन वे किसी भी अंग की अत्यधिक शक्तियों पर नियंत्रण के साथ ही संतुलन भी बनाए रखते हैं। क्लोज डोर मैकेनिज्म भी कहा जाता है इसे, क्योंकि आलोचकों ने रेखांकित किया है कि इस प्रणाली में कोई आधिकारिक सचिवालय शामिल नहीं है। एक क्लोज डोर अफेयर के रूप में देखा जाता है, जहां कॉलेजियम की कार्यप्रणाली और निर्णयन प्रक्रिया के बारे में कोई सार्वजनिक सूचना उपलब्ध नहीं होती है। असमान प्रतिनिधित्व भी कहा जाता है इसमें। चिंता का एक अन्य क्षेत्र उच्च न्यायपालिका की संरचना है, जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम है। ये कुछ समस्या है यहाँ पर, जिनको सुधारने की बात इसमें की जा रही है। नियुक्ति प्रणाली में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो 99 संविधान जो था यहाँ पर संशोधन, यहाँ पर अधिनियम में 2014 के माध्यम से इसकी यहाँ पर सिफारिश की गई थी, और द्वारा प्रतिस्थापित करने के प्रयास को 2015 ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। आगे की देखा जाए यहाँ पर, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका को शामिल करते हुए रिक्तियों को भरना एवं सतत सहयोगी प्रक्रिया तथा इसके लिए कोई समय सीमा नहीं हो सकती है। हालांकि एक स्थायी स्वतंत्र निकाय के बारे में सोचने का समय है, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ प्रक्रिया को संस्थागत बनाने के लिए न्यायिक प्रधानता की गारंटी देता है, लेकिन न्यायिक विशिष्टता की नहीं। स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिए, विविधता को प्रतिबंधित करना चाहिए, पेशेवर क्षमता और अखंडता का प्रदर्शन करना चाहिए। तो ये कुछ यहाँ पर हम आगे और इसमें कर सकते हैं, और ये कुछ समस्याएं थी जो हमने ऊपर चर्चा की। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो उच्च न्यायपालिका में पारदर्शिता क्या है। यहाँ पर लॉर्ड वुल्फ के बारे में जो यहाँ पर हिस्ट्री है, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूँ, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर इसके बारे में जो पुराने केसेस थे उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। कल सिंड्रोम क्या है मेरा, यहाँ आप इसको देख सकते हैं। ये था हमारा कॉलेज से जुड़ा हुआ। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर जो धनखड़ ने खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर वैश्विक चिंताओं पर डाला प्रकाश। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हो रहा है अभी, उस पर यहाँ पर इसमें बात की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कंबोडिया की अपनी यात्रा के तीसरे और यहाँ पर 17वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन EAS संबोधित किया है यहाँ पर इसको। और इस दौरान उन्होंने खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर बढ़ती वैश्विक चिंताओं को रेखांकित किया है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष में EAS सदस्यों के पूर्ण योगदान का आह्वान किया है। नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता के साथ मुक्त, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देने में EAS तंत्र के महत्व पर प्रकाश डाला है। सम्मेलन में अमेरिका, भारत और कई अन्य विश्व शक्तियों ने इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य पेतराबाजी की पृष्ठभूमि में एक स्वतंत्र, खुले और संपन्न हिंद प्रशांत को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा की है। चीन विवादित दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है, यद्यपि ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया और वियतनाम सभी इसे अपने हिस्सा बताते हैं। बीजिंग ने दक्षिण सागर में कृत्रिम द्वीप और सैन्य प्रतिष्ठान बनाए हैं। चीन का पूर्वी चीन सागर जापान के साथ क्षेत्रीय विवाद भी है। भारत और आसियान देशों के संबंधों को भी यहाँ चर्चा की गई है। ताइवान जल मध्य यहाँ पर इसके बारे में भी चर्चा की गई है। ये थी हमारी कुछ न्यूज़, तो हम जानते हैं इसके बारे में। चाहे यहाँ पर EAS ईस्ट समिट आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो भी आपको कंट्रीज दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, ये सभी इसमें यहाँ पर इसमें सारी जो आती है यहाँ पर इसमें आती है। चलो अब हम देखें यहाँ पर, तो ये आपको एक और जो है कंट्रीज का ये दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ये अलग अलग ग्रुप से EAS ग्रुप है, ईस्ट एशिया समिट में कौन कौन सी कंट्री शामिल है यहाँ पर, जिसका ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये कंट्री सारी इसमें शामिल है। EAS ग्रुप हो गया, ये इन सभी कंट्रीज को मिला के यहाँ पर EAS ग्रुप बनता है। और EAS के अंदर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें आसियान आएगा। आसियान को यहाँ पर ANZ यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ऑस्ट्रेलिया को और न्यूजीलैंड को मिला लिए तो यहाँ पर ये ग्रुप बनता है पूरा। उसके अलावा ASEAN+3 ग्रुप बनता है, जब इसमें चाइना, जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया जुड़ जाता है। तो इसमें इसके अलावा RCEP बन जाता है, इसमें इंडिया जुड़ जाता है। और उसके अलावा TPP, APEC, पैसिफिक अलायंस और जो पेसर प्लस यहाँ पर बन सकता है। पपुआ न्यू गिनी जोड़ रखा है यहाँ पर। ये कुछ ग्रुप है, इसको आप देख सकते हैं और इसको समझ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन से सदस्य हैं, और उनको जोड़ने उनमें ये 3 ग्रुप और जोड़ के तो ASEAN+3 बन गया। इस प्रकार से कौन सा देश किसमें जुड़ने के बाद यहाँ पर अलग यहाँ पर ग्रुप बन रहा है, तो इसको भी आप समझ सकते हैं। और इस प्रकार इन ग्रुप को भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो हम जानते हैं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के बारे में। यहाँ पर देखा जाए तो 2005 में स्थापित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS
भारत प्रशांत क्षेत्र के सामने प्रमुख राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों पर रणनीतिक बातचीत और सहयोग के लिए 18 क्षेत्रीय नेताओं का एक मंच है। उत्पत्ति इसकी देखें तो ईस्ट एशिया ग्रुपिंग की अवधारणा को पहली बार 1991 में तत्कालिक मलेशियाई प्रधानमंत्री महाथिर बिन मोहम्मद ने बढ़ावा दिया था। इसका पहला शिखर सम्मेलन 14 दिसंबर 2005 को कुआलालंपुर, मलेशिया में आयोजित किया गया था। कुआलालंपुर यहाँ पर देखा जाए तो घोषणा यहाँ पर क्या हुई थी, तो पूर्वी एशिया में शांति, आर्थिक समृद्धि, क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा बढ़ावा के लिए देने के लिए रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर बातचीत के लिए ईएएस एक खुला मंच है और भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य है। सदस्य देखी जाए यहाँ पर सदस्यता में, यहाँ पर देखेंगे आप ईएएस, यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ यानी आसियान के 10 सदस्य देश शामिल है। चल यहाँ पर इसमें देखिए तो ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। 8 सदस्य देशों के साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। ईएएस सदस्यता दुनिया की आबादी का 4% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 58% हिस्सा है। ईएएस एक आसियान केंद्रित मंच है जिसकी अध्यक्षता आसियान सदस्य ही कर सकते हैं, यानी कि यह आसियान केंद्रित देश है। उसके अलावा ये जो अन्य कंट्रीज हैं यहाँ पर 8 और, ये इसमें अलग से शामिल हुई है और इसकी अध्यक्षता जो आसियान सदस्य सिर्फ वही कर सकते हैं। ईएएस के चेयर पे देखा जाए तो आसियान की कुर्सी भी ईएएस की कुर्सी है, यानी कि आसियान की कुर्सी जिसकी रहेगी वह ईएएस की कुर्सी भी उसी की रहेगी। आसियान के अध्यक्ष की भूमिका 10 आसियान सदस्य राज्यों के बीच सालाना घूमती है। वर्तम जो वर्तमान कुर्सी यानी 2018 की जब बात थी तो सिंगापुर के पास था और 2019 में ये थाईलैंड के पास थी। के सहयोग के क्षेत्र देखे जाए तो यहाँ पर ये पर्यावरण, ऊर्जा में, शिक्षा में, वित्त में, वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दे और महामारी रोग, यहाँ पर प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, आसियान कनेक्टिविटी। भारत सभी 6 प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग का समर्थन करता है। संस्थागत तंत्र में देखा जाए तो ईएएस विदेश मंत्रियों की बैठक होती है। क्षमता देखिए इसकी तो ईएएस दुनिया की आबादी का लगभग 50% हिस्सा, वैश्विक व्यापार का 20% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है और एक मेगा सभा है और एशिया के उदय का एक प्रमाण है। ईएएस मजबूत और तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं का क्षेत्र है। इसे अमेरिका और यूरोप के बाद विश्व अर्थव्यवस्था का तीसरा ध्रुव माना जाता है। इसके 4 प्रमुख आर्थिक खिलाड़ी जापान, चीन, भारत और कोरिया बाहर सबसे बड़ी रैंकिंग वाली वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। आसियान प्लस 6 देखा जाए यहाँ पर तो ईएएस देशों के बीच वित्तीय और मौद्रिक सहयोग इस तथ्य के मद्देनजर फलदायी सहयोग का क्षेत्र हो सकता है। इसका उनका संयुक्त जो विदेशी मुद्रा भंडार $3 ट्रिलियन से अधिक हो। एक एशियाई वित्तीय वास्तुकला बनाने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं जो एक एशिया में विकास के अंतराल को कदम कम करने के लिए इन भंडारों के आंशिक जुटाव की सुविधा प्रदान करेगा। चुनौतियाँ क्या है इसके सामने? चीन, जापान दरार ने ईएएस पर एक बड़ी छाया डाली और चीन भारत के बीच संभावित प्रतिद्वंद्विता भी, क्योंकि चीन भारत को न केवल निवेश और बाजारों के लिए बल्कि राजनीति और सुरक्षा कारणों से भी प्रतिस्पर्धी के रूप में देखता है। ईएएस में तनाव का दूसरा क्षेत्र यहाँ पर संस्थागतकरण और संस्था निर्माण के प्रश्न से संबंधित है। शिखर पर अपनाई गई स्थिति स्पष्ट रूप से ईएएस को संचालित संगठन बनाती है। तनाव का तीसरा क्षेत्र एजेंडा को सुव्यवस्थित करने के बारे में है। ईएएस ने बहुत व्यापक एजेंडा अपनाया है और एजेंडा के सभी हिस्सों पर प्रभावी ढंग से काम करना संभव नहीं है। ईएएस में तनाव का चौथा क्षेत्र देखा जाए तो कार्य कर रहे हैं अन्य क्षेत्रीय संगठनों जैसे आसियान, एपीईसी और विभिन्न अन्य उप क्षेत्रीय समूह के साथ इसका संबंध है। आसियान और ईएएस के बीच सीमा धुंधली है और भ्रामक भी। यदि ईएएस का उद्देश्य आसियान सामुदायिक भवन को प्रोत्साहित करना है तो आसियान का मतलब क्या है और आसियान या ईएएस की स्वतंत्र पहचान एक दूसरे को बनाए रख सकती है। अधिक सैन्य रूप से सक्षम क्षेत्रीय शक्तियों और अन्य सैन्य बजटों में भारी अंतर के बीच एक तरफा संरेखण की बढ़ती जो संख्या है उसे क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और समृद्धि के उद्देश्य को कम करती है। ईएएस ए विज अपेजी का महत्व क्या है? तो ईएएस के समान एपीईसी के बयान और घोषणाएं बाध्यकारी नहीं है। भले ही इससे सदस्यों की प्रक्रिया में सक्रिय होने की इच्छा बढ़ जाती है, लेकिन इससे किसी भी परिणाम का वास्तविक महत्व घट जाता है। ईएएस अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि यह प्रमुख रूप से एशिया विशिष्ट यानी कि अमेरिका और रूस को छोड़कर, जबकि एपीईसी में मेक्सिको, चिली, अर्जेंटीना और यूरोपीय संघ जैसे देश शामिल हैं और इसलिए एपीईसी के लिए अन्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना असंभव नहीं है, जो मुश्किल है पूर्वी एशिया के लिए विशिष्ट है। भारत के लिए इसका महत्व क्यों है? तो देखा जाए तो भारत के लिए यह एपीईसी के विकल्प के रूप में कार्य करता है। भारत के लिए एपीईसी के विकल्प के रूप में जिसमें भारत सदस्यता का आनंद नहीं लेता है,
ईएस को भारत की सदस्यता इसके तेजी से बढ़ते आर्थिक और राजनीतिक दबदबे की पहचान। भारत के अधिनियम पूर्व नीति यहाँ पर देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण हो जाती है। आसियान और अन्य बहुपक्षीय देशों के साथ बहुआयामी संबंध बनाने और बहु द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत ने अपने एल अधिनियम पूर्व नीतियों पर जोर दिया, जिसके लिए ईएस महत्वपूर्ण साबित होगा। यहाँ पर शिखर सम्मेलन का महत्व क्यों है, तो इसका देखा जाए तो भारतीय निजी क्षेत्र के रक्षा उत्पादन और आपूर्ति में शामिल होने की संभावनाएं हैं, जो इस क्षेत्र में भारत की रक्षा कूटनीति में महत्व सुधार करेंगे। भारत ने अभी लगभग सभी ईएएस सदस्यों के साथ नौसेना अभ्यास यहाँ पर किया है और उपमहाद्वीपीय जो यहाँ पर देखा जाए तो उप क्षेत्रीय 40 समूहों के आसियान एआरएफ बिम्स्टेक ढांचे के तहत आतंकवाद विरोधी प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग भी ले रहा है। भारत के ईएएस देशों के साथ गहरे सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध व्यापक रूप से ज्ञात है। भारत सांस्कृतिक और लोगों के साथ क्षेत्र में सहयोग करने से में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है, जो सामुदायिक भवन के लिए जो यहाँ पर आर्थिक गति को सुदृढ़ कर सकता है। ये तो हमने ईएएस पर बात करी यहाँ पर। और अब हम जानते हैं यहाँ पर कुछ 16वां शिखर सम्मेलन था ईएएस, उसके कुछ पॉइंट जान लेते हैं जो कि यहाँ पर महत्वपूर्ण होते हैं। आप देखेंगे तो इंडो पैसिफिक यहाँ पर एक प्रमुख बिंदु होता है, क्योंकि जो भारत के एक स्वतंत्र खुले और समावेशी यहाँ पर समावेशी जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आसियान केंद्रीयता के सिद्धांत पर भी फिर से ध्यान केंद्रित करने की एक पुष्टि की गई है। लचीली वैश्विक मूल्य श्रृंखला की बात की गई है। एक लचीली वैश्विक मूल्य श्रृंखला के महत्व पर बल दिया गया था और जो इंडो पैसिफिक देशों को क्वाड प्रायोजित वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया गया था। यहाँ पर वर्ष 2022 के अंत तक वैश्विक आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए क्वाड देशों की साझेदारी में भारतीय वैक्सीन की कम से कम 1 अरब खुराक के उत्पादन में मदद करने की प्रतिबद्धता भी यहाँ पर व्यक्त की गई थी। आसियान कोविड-19 रिकवरी फंड के लिए भारत के $1 मिलियन के समर्थन का आभार व्यक्त किया था। बहुपक्षवाद क्या होता है? भारत बहुपक्षवाद यहाँ पर इसमें जो है नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सभी देशों की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के साझा मूल्यों के प्रति सम्मान को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा यहाँ पर प्रमुख बिंदु में बताया गया है, जो कि 16वें शिखर सम्मेलन में यहाँ पर बातें आई थी। में यहाँ पर साइबर सुरक्षा पर बात की गई थी। साइबर सुरक्षा पर वैश्विक मानकों को विकसित करने के लिए विचार विमर्श भी किया गया था। अन्य में देखा जाए तो ईएएस यहाँ पर राजनेताओं ने मानसिक स्वास्थ्य पर्यटन के माध्यम से आर्थिक सुधार और स्थायी सुधार पर 3 वक्तव्यों को अपनाया था, जिन्हें भारत द्वारा सह प्रायोजित किया गया था। यहाँ पर वही परिचय वगैरह है जो हमने अभी देखा था। यह महत्वपूर्ण हमारे लिए अभी नहीं कि हमने इसको पढ़ लिया है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर आज से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, होगी वर्षा बर्फबारी। यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के बारे में बात की गई है। देखते हैं हम पश्चिमी विक्षोभ क्या है और डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी हुई अन्य बातों को यहाँ पर हम देखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। इससे तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है। पीछे यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग मुख्य कारण यहाँ पर बदलाव है तापमान में इजाफे का। मानसून सीजन के बाद उत्तर भारत में बारिश जो है सिर्फ पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। उत्तर भारत के में अक्टूबर और नवंबर में पश्चिमी विक्षोभ कम सक्रिय रहता है और इसलिए लीन पीरियड कहा जाता है। दिसंबर में इसकी सक्रियता बढ़ती है, इससे बारिश होती है। इसके साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज होगी। यह होता है पश्चिमी विक्षोभ। तो यहाँ पर देखें तो पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिनको कहा जाता है इंग्लिश में, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में सर्दियों में आने वाला एक ऐसा तूफान है जो वायुमंडल के ऊंची तह में भूमध्य सागर, अंडमान सागर व कैस्पियन सागर से नमी लाकर उसे अचानक वर्षा और बर्फबारी के रूप में उत्तर भारत, पाकिस्तान व नेपाल पर बरसा देता है। पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर पश्चिम से पूर्व और चलने वाली हवा है के साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए उत्तर भारत में प्रवेश करता है। ये थी यहाँ पर कुछ छोटी सी जानकारी पश्चिमी विक्षोभ के बारे में। इसके अलावा यहाँ पर आप इमेज दिख रही होगी, इसमें आप देख सकते हैं जो बादल यहाँ पर ऊपर छाए हुए हैं, ये कुछ पश्चिमी विक्षोभ से यहाँ पर आए हुए यहाँ पर दिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप इमेज में देखेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये बादल जो आप यहाँ पर दिख रहे होंगे इस प्रकार से यहाँ पर ये गति कर रहे हैं। ये देखिए आप यहाँ से फिर यहाँ से होते हुए यहाँ पर आ जाएंगे बादल। ये इस प्रकार से यहाँ से इस प्रकार यहाँ पर आ रहे हैं जो भारत की तरफ या फिर भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर जो होते हुए यहाँ पर ये इस तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से हवा उठ रही है यहाँ पर नमी से, फिर ये इधर होते हुए यहाँ पर भारत में आपको यहाँ पर आती दिख रही होगी। ये इस प्रकार से कुछ पश्चिम विक्षोभ यहाँ पर आते हैं। पश्चिम विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक तूफान है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों में अचानक सर्दियों में बारिश लाता है
और यह बरसात मानसून की बरसात से अलग होती है। आने वाले तूफान या कम दबाव वाले क्षेत्र भूमध्य सागरीय क्षेत्र, यूरोप के अन्य भागों और अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होते हैं। क्यों कहते हैं इसे पश्चिमी विक्षोभ? तो इसको देख के, तो जब अशांत हवाएं कम दबाव वाले क्षेत्र में होती है, यानी कि भारत के संबंध में ये पश्चिम दिशा से आती है, तो इसका नाम पश्चिमी विक्षोभ है। फिर ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत की ओर अधिक ऊंचाई और तेज हवाओं के साथ यात्रा करती है और पृथ्वी की सतह के पार पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। और रास्ते में वे भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरब सागर से नमी लेते हैं। ये थी पश्चिम विक्षोभ के बारे में बेसिक जानकारी। अब हम देखते हैं हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पर भौतिक भूगोल में शामिल हो जाता है। ये हमारे जो पेपर हमारे GS1 से जुड़ा हुआ है। और पश्चिम विक्षोभ की यहाँ पर इसमें जो पश्चिम विक्षोभ और उसका असामान्य व्यवहार इसमें आता है। पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यहाँ पर की तीव्रता और स्थानों में बदलाव के कारण यहाँ पर जो दिल्ली में और यहाँ पर उसके आसपास में यहाँ पर बारिश देखी जाती है। पश्चिम विक्षोभ क्या है, इसको देखा जाए तो भारत मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यहाँ पर IMD के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ ऐसे तूफान है जो कैस्पियन या भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं या उत्तर पश्चिमी भारत में गैर मानसूनी वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी कि यह मानसून के सीजन में नहीं आते हैं, मानसून के बाद इसको देखा जाता है। इन्हें भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले एक बहिरुष्ण कटिबंधीय तूफान के रूप में चिन्हित किया जाता है, जो एक निम्न दबाव का क्षेत्र है तथा उत्तर पश्चिम भारत में अचानक वर्षा, बर्फबारी एवं कोहरे के लिए जिम्मेदार है। पश्चिम विक्षोभ का अर्थ के नाम में निहित है। यह विक्षोभ पश्चिम से पूर्व की ओर आता है। ये विक्षोभ अत्यधिक ऊंचाई पर पूर्व की ओर चलने वाली जो वेस्टर्ली जेट धाराओं के साथ यात्रा करते हैं, यानी कि जेट धाराओं के साथ यह इधर हमारे पूर्व की तरफ आते हैं। विक्षोभ का तात्पर्य यहाँ पर विक्षुब्ध क्षेत्र या कम हवा वाले दबाव क्षेत्र से होता है। प्रकृति में संतुलन मौजूद है, जिसके कारण एक क्षेत्र में हवा अपने दबाव को सामान्य करने की कोशिश करती है। यानी कि जब एक तरफ हवा ज़्यादा कम हो जाती है, तब यहाँ सामान्य करने के लिए हवा जब हवा एक जगह से दूसरी तरफ जाती है, जिसके कारण यहाँ पर ऐसी घटनाएं यहाँ पर बहिरुष्ण कटिबंधीय तूफान शब्द तूफान कम दबाव के क्षेत्र को संदर्भित करता है। यानी कि बहिरुष्ण कटिबंधीय तूफान है तो ऐसे तूफानों को संदर्भित करता है जो कम दबाव के क्षेत्र को संदर्भित होते हैं। तथा अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय का अर्थ होता है उष्णकटिबंधीय के अतिरिक्त। या चूंकि पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से बाहर होती है, इसलिए बहिरुष्ण कटिबंधीय शब्द उनके साथ जुड़ा हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ का संबंध उत्तरी भारत में वर्षा, हिमपात और कोहरे से जुड़ा है। यह पाकिस्तान व उत्तरी भारत में वर्षा व हिमपात के साथ आता है। पश्चिमी विक्षोभ अपने साथ जो नमी ले जाते हैं वह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से आती है। तो पश्चिम विक्षोभ सर्दी और मानसून पूर्व बारिश करते हैं तथा उत्तर महाद्वीप में जो रबी की फसल में विकास में महत्वपूर्ण है। पश्चिम विक्षोभ सर्दी और मानसून, हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर बारिश करते हैं सर्दी और मानसून पूर्व। पश्चिम विक्षोभ हमेशा अच्छे मौसम के अग्रदूत नहीं होते हैं। कभी कभी ये अचानक बाढ़, भूस्खलन, धूल भरी आंधी, ओलावृष्टि और शीतलहर जैसी चरम मौसम की घटनाओं का कारण बन सकते हैं। लोगों की जान ले सकते हैं, बुनियादी ढांचे को नष्ट कर सकते हैं और लोगों की आजीविका को प्रभावित कर सकते हैं। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है पश्चिम विक्षोभ में जो बदलाव हो रहे हैं उनको भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पर वर्ष 2021 के अक्टूबर माह में दिल्ली में 65 वर्षों से सबसे अधिक बारिश देखी गई। जैसे सफदरगंज मौसम वेधशाला ने सामान्य बारिश से 28 मिलीमीटर के मुकाबले पश्चिमी विक्षोभ के कारण 122.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की। फरवरी 2022 में कई पश्चिमी विक्षोभों का आने के कारण आसमान में बादल छाए रहे, जिससे तापमान में कमी दर्ज की गई। तापमान में यह कमी पिछले 19 वर्षों से सबसे निम्नतम थी। और इस वर्ष जनवरी और फरवरी माह में भी अधिक बारिश दर्ज की गई। इसके विपरीत नवंबर 2021 और मार्च 2022 में वर्षा नहीं हुई थी और तथा गर्मियों में मार्च 2022 के अंत में गर्म लहरों के साथ असामान्य रूप से वर्षा की शुरुआत देखी गई। बादल छाए रहने से कई पश्चिमी विक्षोभों के कारण फरवरी 2022 में तापमान कम रहा था तथा 19 वर्षों में सबसे कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। और मार्च 2022 में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ तथा उत्तर पश्चिम भारत से दूर हो गए तथा बादल छाए रहने और बारिश के अभाव के कारण तापमान अधिक बना रहा। पश्चिमी विक्षोभ के बदलाव में संभावित कारण क्या है, तो यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, लेकिन आंशिक रूप से गर्म वातावरण जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के चलते अनेक कारण होने की वाली वर्षा की स्थिति जो है नहीं देखी गई है। पश्चिमी विक्षोभ कम दबाव वाले क्षेत्र होते हैं। कमजोर जो पश्चिमी विक्षोभ में वर्षण हेतु पर्याप्त नमी नहीं होती है। वर्षण के लिए नमी की आवश्यकता होती है तथा गर्म वातावरण के लिए कार्बन वर्षण हेतु नमी की मात्रा कम उपलब्ध होती है।
यहाँ पर गर्म वातावरण के कारण यहाँ पर वर्षण हेतु नमी की मात्रा कम उपलब्ध होती है, जिस कारण यहाँ पर इसमें जो वर्षा की स्थिति नहीं देखी गई है, इसकी जो बदलाव आ रहे हैं उसमें। साथ ही वातावरण में गर्माहट की जो वजह से पश्चिमी विक्षोभ की ऊंचाई बढ़ रही है। सामान्य तौर पर वे उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट में प्रवाहित होते हैं तथा बाहर में कमी के कारण उनका दबाव 200 हेक्टोपास्कल से भी ऊपर बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या हो सकते हैं, यह निर्धारित करने के लिए अगले कुछ वर्षों में विविधताओं की निगरानी करनी होगी। ये था कुछ पश्चिमी विक्षोभ के बारे में जो हमने यहाँ पर देखा है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं किस प्रकार से हवा यहाँ पर जो गर्म हवा यहाँ पर चल रही है, उसके कारण यहाँ पर जो एयर है यहाँ पर हवा में उठ रही है। जब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये ऊपर उठती है, भारी होती है, फिर यहाँ पर बादल के रूप में यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और धीरे धीरे यहाँ पर जो है जेट धारा के साथ इस क्षेत्र में बढ़ते हैं और ज़्यादा भारी होने पर यहाँ पर बारिश के रूप में ये परिणित होते हैं। ये तो कुछ पश्चिमी विक्षोभ के बारे में हमने यहाँ पर इसमें जानने की कोशिश की थी। इसके अलावा जो हाल ही में अर्थक्वेक्स वगैरह आए हैं और जो यहाँ पर आपदा है, इसका आपदा में भी क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ कभी कभी आपदा का भी रूप ले सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो है हमारे आपदा प्रबंधन। और ये पूरा GS4 में GS3 में भी शामिल है। ये भी ये सब मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पर ये सब जानकारी महत्वपूर्ण है, इसको नोट्स वगैरह आपने शामिल कर लीजिएगा नोट्स में और इसको ज़रूर पढ़िएगा ताकि ये आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। यहाँ पर सारा इसमें दे रखा है आपदा के बारे में, सभी इसके पंप का या भूस्खलन और यहाँ पर स्खलन के बारे में हम क्या क्या योजनाएं बना सकते हैं और मानव निर्मित आपदाएं क्या होती है, PMA वगैरह जो भी आपदा से यहाँ पर एक्ट होते हैं। आपदा जो 2005 है हमारा नेशनल डिजास्टर जो मैनेजमेंट हमारा एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। उसके बाद हमारा NDA में 2009 आया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमारी तो पॉलिसी आई, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी आई हमारी 2009 में। उसके बाद फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान आया 2016 में। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि जो भी सारी बातें हैं सभी इन्हीं से डिराइव होती है। ये थी हमारी पश्चिम विक्षोभ और बारे में अन्य जानकारी मैं देना चाहता था आपको। तो भी आप जरूर पढ़िएगा, इसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो था यहीं तक रहता है। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में कल न्यूज़ एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।